आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल्स की। कॉन्सेप्ट्स लॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सिंपल है। सो पहले तो हम बात करेंगे थोड़ा सा कंसेप्ट्स की, फिर हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की। सामने ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं किसी भी सेल की, इतनी केमिस्ट्री आप सबको आती है कि जब हम सेल की बात करें तो सेल में सेल कैसे बना होता है। सेल बना होता है एक ऐसे सिस्टम का जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक होती है कैथोड और दूसरी होती है एनोड। मालूम है सबको, बीच में होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जैसे आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। तो ये सेल में, किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं और वो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, एक कहलाती है कैथोड, दूसरी कहलाती है एनोड। तो किसी भी सेल की अगर हम बात करते हैं, सेल की या बैटरी की, बैटरी जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। किसी भी सेल की या बैटरी की अगर हम बात करें तो सेल या बैटरी में तीन टर्म्स हम डिफाइन करते हैं। सेल या बैटरी में तीन टर्म्स हम डिफाइन करते हैं। एक होती है ईएमएफ ऑफ अ सेल। लिखने का टाइम मिलेगा, समझने पे फोकस कीजिए पहले, क्योंकि ये टर्म्स लॉजिकली कंसेप्चुअली बहुत काम की हैं। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ अ सेल, इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ मिसनोमर टर्म। नाम से लगता है कि फोर्स है, बट ये फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes of a cell when no current is drawn from cell or cell is in open circuit। मैंने बोला ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रोड्स मतलब अगर मैं सेल की बात करूं, सेल में दो चीज होती हैं, दो होती हैं इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक है कैथोड, दूसरी एनोड, और बीच में होता है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बीच में होता है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन विच इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे HNO3 हो गया, जैसे HNO3 हो गया, मालूम है ना सबको, ये HCl हो गया, डाइल्यूट HCl हो गया, डाइल्यूट HNO3 हो गया। वो आपके पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक बनती है कैथोड, दूसरी बनती है एनोड। एक हो जाती है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा हो जाता है नेगेटिव टर्मिनल। सो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल when no current is drawn from the cell। no current is drawn from the cell का मतलब आपके पास एक सेल है। ध्यान से सुनना, पहले जो मैं अभी यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्सेप्ट को पहले लॉजिकली आपको फॉर्मूला निकाल के दिखाऊंगा, फिर मैथमेटिकली दिखाऊंगा, फिर एक्सपेरिमेंटली दिखाऊंगा। तीनों चीज करेंगे एक ही टॉपिक पे, तो कृपा करके ध्यान से समझिएगा। तीनों समझने से लॉजिक अच्छे से समझ में आएगा। सो मैंने क्या बोला, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। आपके पास ये सेल है, आप नॉर्मल छोड़ दो, इस सेल को भी छोड़ दो, आपके पास एक वो बैटरी होती है, मोबाइल फोन की बैटरी होती है, मोबाइल फोन की बैटरी है, आपका वो पेंसिल सेल है। कोई भी सेल की बात कर लो, किसी भी बैटरी की बात कर लो, उसके दोनों जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में कितना वोल्टेज है,
जब आपने करंट ड्रॉ नहीं किया, मतलब सेल आपके हाथ में, आपने उसे सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, तो कितना वोल्टेज होगा उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ अ सेल। जैसे आप मार्केट गए, आप वो पेंसिल सेल लेकर आ गए, पेंसिल सेल कितनी ईएमएफ का होता है, 1.5 वोल्ट का होता है, तो उसका 1.5 वोल्ट क्या है, ईएमएफ ऑफ अ सेल। सो ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल के व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक, क्यों नो करंट, क्यों, करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा वो भी बताता हूं, पहले इतनी बात समझ में आई। सो जब करंट ड्रॉ नहीं किया तो जो मैक्सिमम वोल्टेज है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उस मैक्सिमम वोल्टेज को क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ अ सेल। दूसरा जो टर्म हम इसमें डिफाइन करते हैं ईएमएफ के अलावा, वो कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, नाम से ही क्लियर है, इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदरूनी रेजिस्टेंस। अच्छा, ईएमएफ को जनरली हम ई से डिनोट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अंदरूनी रेजिस्टेंस सेल की, अंदरूनी रेजिस्टेंस सेल की मतलब इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय electrodes and electrolytic cell, electrolytic solution of a cell। सेल के इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कितना ऑपोजिशन ऑफर कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो विद इन द सेल हमें मिल जाती है। विद इन द सेल जो हमें ऑपोजिशन मिली, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको क्या नाम देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये किस किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दूसरा ये डिपेंड करती है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, सो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जो विद इन द सेल हमें ऑपोजिशन मिलती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या नाम देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ तीसरी टर्म जो हम डिफाइन करते हैं इसमें, यह है सबसे काम की, यह है सबसे काम की, इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम V से डिनोट करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे लॉजिकली सोच के। आपको यह याद है कि जब एक रेजिस्टेंस में से करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस में आता है पोटेंशियल ड्रॉप, V इज इक्वल टू IR। ये IR क्या कहलाता है, पोटेंशियल ड्रॉप। याद है ये बात, जब भी किसी रेजिस्टेंस में से करंट पास होता है तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का लॉस होता है, वो वोल्टेज का लॉस क्या कहलाता है, पोटेंशियल ड्रॉप। इतना याद है, ऑनलाइन सबको इतना याद है। मैंने क्या बोला, जब भी किसी रेजिस्टेंस में से करंट पास होता है तो ड्रॉप बनता है प्लस माइनस, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। याद है ना ये बात। सो इसको हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। ध्यान है ये बात। अब आपका एक सेल है, पहले एग्जांपल से बात करते हैं। आपका एक सेल है, 1.5 वोल्ट का पेंसिल सेल है, जो आप नॉर्मली घरों में यूज करते हो। मैंने क्या बोला, वो 1.5 वोल्ट क्या है, वो है ईएमएफ ऑफ अ सेल। जैसे ही आपने उसे सर्किट में कनेक्ट कर दिया, जैसे ही आपने उसे सर्किट में कनेक्ट कर दिया, जैसे ही आपने उसे सर्किट में कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो करने लगेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो विद इन द सेल भी थोड़ा सा वोल्टेज लॉस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेल क्या प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है।
हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो अगर एक सेल 1.5 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई कर सकता है, अगर मैं उसे सर्किट में कनेक्ट कर दूं, तो जैसे ही उस सेल से करंट पास करेगा तो उस सेल के अंदर थोड़ा सा वोल्टेज लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों लॉस होगा? ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल की अपनी रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा वोल्टेज सेल के अंदर ही लॉस होगा कि नहीं होगा? तो जो वो ओवरऑल सप्लाई करता है, विच इज ऑब्वियसली लेस देन ईएमएफ, 1.5 ईएमएफ था, मैंने बोला उसके अंदर ही थोड़ा लॉस हो गया, लेट्स सपोज 0.1 का लॉस हो गया, तो उसने सप्लाई कितना किया? 1.4। तो वो जो 1.4 वाली वैल्यू है वो कहलाती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लॉजिकली समझ में आया? दोबारा मैंने बोला हर सेल जो वोल्टेज सप्लाई कर सकता है, कर रहा है नहीं कर रहा, दैट्स अ सेपरेट इशू, वो जो मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई कर सकता है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो जो वोल्टेज होती है वो होती है ईएमएफ ऑफ अ सेल। सेल के अंदर ही थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल के अंदर ही थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब थोड़ी सी वोल्टेज विद इन द सेल ही लॉस हो जाएगी, थोड़ी सी वोल्टेज विद इन द सेल लॉस हो जाएगी ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो वो ओवरऑल सप्लाई करता है, उस लॉस के बाद जो बच गया, वो जो सप्लाई कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन electrodes of a cell when current is drawn from cell. Or cell is in closed circuit. अब आप मुझे बताओ, क्या मैं ये रिलेशन सही लिख रहा हूं? अगर मैं लिखूं V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, क्या ये रिलेशन वैलिड होगा? E वो सप्लाई कर सकता है, थोड़ा सा हो गया लॉस, जो ओवरऑल सप्लाई किया वो V है, यही मतलब बना, लॉजिकली यही मतलब बना। मैंने बोला E वो सप्लाई कर सकता है, पर जैसे ही मैंने उसे सर्किट में कनेक्ट किया, थोड़ा सा वोल्टेज उसके अंदर लॉस हो गया, तो जो लॉस हो गया वो क्या है? IR। जो रिमेनिंग बचा वो उसने सप्लाई कर दिया, वो हो गया V। अब अगर लॉस ही ना होता, लॉस कब कब नहीं हो सकता? जब सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होती ही नहीं। अगर परफेक्ट सेल होता, भाई कोई रेजिस्टेंस सप्लाई नहीं कर रहा, ऑफर ही नहीं कर रहा, तब हो सकता है, क्योंकि अंदर कुछ लॉस ही नहीं है। या फिर ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो करंट नहीं है, जब करंट नहीं है तब वोल्टेज क्या कहलाएगी? ईएमएफ। खुद सोचो, आई को 0 रखो, वी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? जब क्लोज सर्किट हुआ, करंट फ्लो किया, तब जो वोल्टेज है वो क्या कहला रही है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लॉजिकली समझ में आया? पक्का? ऑनलाइन सबको लॉजिकली क्लियर है बेटा? यस सर। नाउ इसको मैथमेटिकली देखते हैं, फिर प्रैक्टिकली देखेंगे। मैथमेटिकली मेरे पास ये एक सेल है, E है ईएमएफ, R है इंटरनल रेजिस्टेंस। आपने यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ये कंबाइंड एक सेल है, ये सेल है, सेल के अक्रॉस जो ओवरऑल वोल्टेज है वो है V। टर्म्स वही यूज कर रहा हूं। V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल। स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कैपिटल R क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने कनेक्ट किया।
अब जरा ध्यान दीजिए, अगर यहां से ये पॉइंट मैंने ए बोला, ये पॉइंट मैंने बी बोला, मतलब सेल ए और बी पॉइंट के बीच में है, तो ये ए है तो ये ए हुआ कंडक्टर, इसी तरह ये बी है तो ये बी हुआ। अगर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी का है, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी का हो गया। आप वी को क्या लिख सकते हो, आई इंटू कैपिटल आर लिख सकते हो। इसका वोल्टेज, इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ लगा सकते हो। इसी तरह से करंट इस सर्किट में बोल सकते हो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है ई, टोटल रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। एक लगा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक लगा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ई हुआ आई आर प्लस आई आर, सो ई कितना हुआ वी प्लस आई आर फर्स्ट इक्वेशन से। तो आप v को क्या लिख सकते हो, e माइनस आई आर। बताओ मुश्किल था? नहीं था ना? समझ में आ गया? मैथमेटिकली भी क्लियर? क्या बोला दोबारा देखो, मैंने बोला ये सेल है, सेल के अक्रॉस पॉइंट्स मान लिए a और b, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, ये a तो ये a, ये b तो ये b, a और b के बीच में वोल्टेज है v, a और b के बीच में वोल्टेज है v। आप v को क्या लिख सकते हो, i इंटू कैपिटल आर। इसमें ओम्स लॉ लगा दूं तो ओवरऑल सर्किट में पहले लगाऊं ओम्स लॉ, तो करंट कितना हुआ टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज क्या है ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ई कितना हुआ आई आर प्लस आई आर, आई आर को मैं वी लिख सकता हूं, तो वी कितना हुआ ई माइनस आई आर, वी कितना हुआ ई माइनस आई आर। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब in case of discharging, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग का मतलब कि सेल करंट सप्लाई कर रहा है, सेल करंट सप्लाई कर रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, डिस्चार्जिंग। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग वोल्टेज जो होगी वो ईएमएफ से कम होगी, V जो होगा वो E से छोटा होगा। जब हम डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तो V जो होगा वो E से कम होगा। दूसरा केस, इन केस ऑफ ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब करंट कितना हो गया, जीरो, V जो होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। तीसरा, इन केस ऑफ चार्जिंग, इन केस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का मतलब, चार्जिंग का मतलब करंट रिवर्स हो गया, तो V कितना बन जाएगा, E प्लस आई आर। चार्जिंग का मतलब आपने मोबाइल फोन की बैटरी को चार्ज करते हो, आप रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, एक सॉकेट में लगाते हो और उसको प्लग इन कर देते हो, रिचार्ज होता है। रिचार्ज कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है, ये सेल है आपके पास, ये डिस्चार्ज हो चुका है, मुझे रिचार्ज करना है, मैं एक बड़े वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगा दूंगा इसको, जो कि उल्टी डायरेक्शन में करंट सप्लाई करेगा विद ऑब्वियसली एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब एक्चुअली में जब चार्जिंग होगी तो क्या होगा, जब डिस्चार्ज होता है तो पॉजिटिव से करंट निकल के नेगेटिव में घुसता है। जब चार्जिंग होगी तो प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब प्रोसेस को रिवर्स करेंगे तो उल्टी डायरेक्शन में बड़ी बैटरी लगाएंगे ताकि करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करे। तो जब चार्जिंग होती है तो करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है, VE प्लस IR हो जाता है, और इस केस में V की वैल्यू E से बड़ी हो जाती है। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल डिस्चार्ज होता है तो लेस देन ईएमएफ होता है, जब सेल ओपन सर्किट में होता है तो इक्वल टू ईएमएफ होता है, जब सेल चार्ज होता है तो ग्रेटर देन ईएमएफ हो जाता है। चार्जिंग समझ में आ गया? दोबारा मैंने बोला चार्जिंग के केस में क्या होता है, चार्जिंग के केस में आप सेल को एक
दूसरे सेल के अक्रॉस ऑपोजिटली कनेक्ट कर देते हो ताकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो वो सेल कंज्यूम हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे वोल्टेज क्या हो रही है, कम हो रही है। दिन भर फोन यूज करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होता रहता है, बैटरी मरती है, 100 से 80 हुई, 100 से 80 हुई, 70 हुई, 60 हुई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर जब आप उसके प्लग इन करके सॉकेट में लगाते हो तो वो सॉकेट का सेक्शन क्या करता है, बैटरी के टर्मिनल्स में उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है, जिससे कि वो डिस्चार्ज हुई थी अब वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। सो चार्जिंग में क्या होता है, करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो आई क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ई प्लस आई आर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बड़ा होगा। इसी पूरे सेक्शन को सोचने का एक और अप्रोच है, विच इज ब्यूटिफुल अप्रोच। क्या अप्रोच है, आपको याद है मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाइए, प्लस पे पहले पहुंचे तो वोल्टेज को क्या ले लें, पॉजिटिव, माइनस पे पहले पहुंचे तो वोल्टेज को क्या ले लें, नेगेटिव। ध्यान है ये बात, वही खेल है। मैंने बोला डिस्चार्जिंग का केस पहले, डिस्चार्जिंग में क्या होता है, ये सेल, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ, ये स्मॉल आर, इसमें करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में घुसेगा, ऐसा ही होता है, ड्रॉप बनेगा प्लस माइनस। अब ये ए और बी पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए से बी की तरफ जाइए, वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी इज नथिंग बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ए से बी की तरफ जाइए, प्लस पे पहले पहुंचे तो वोल्टेज को क्या ले लें, पॉजिटिव, माइनस पे पहले पहुंचे तो वोल्टेज को क्या ले लें, नेगेटिव। तो ए से बी की तरफ गया, पहले पहुंचा किस पे, ई के पॉजिटिव पे, फिर आर के नेगेटिव पे, आ गया V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर चार्जिंग का केस होगा, अगर चार्जिंग का केस होगा तो सिचुएशन कैसी होगी, ये आपके पास बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, ये ईएमएफ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। अब करंट कहां फ्लो करना है, अब करंट जब चार्ज होगा तो करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ड्रॉप हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब वोल्टेज निकालिए ए और बी के बीच में, विच इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ए से बी की तरफ जाइए, ईएमएफ के कहां पहुंचे, पॉजिटिव पे, फिर आईआर के कहां पहुंचे, पॉजिटिव पे, तो वोल्टेज हो गई ई प्लस आई आर। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, 3 पॉइंट्स दोबारा, ईएमएफ ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, जब क्या हो, डिस्चार्जिंग। ईएमएफ लेस कब हो जाता है, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर कब हो जाता है, जब हो जाता है चार्जिंग। और ओपन सर्किट होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा किसके, ईएमएफ के। क्या ये समझ में आता है, पक्का, श्योर, ऑनलाइन सबको क्लियर है। पहले इसको लिखने का टाइम अभी दूंगा, सबसे पहले इस पूरी अप्रोच को प्रैक्टिकली देखते हैं, सामने ध्यान दीजिए। Hello बच्चों, this is a demonstration for your EMF and terminal potential difference. What you can see here is a very simple electrical circuit in which I have a battery, a key and a simple rheostat. एक resistance है which I can vary. Now, as you know that voltage across the two terminals of the cell when no current is drawn from the cell is the EMF. मैं आपको शो करता हूं कैसे. Now these are the two terminals of the cell. This is the positive terminal, this is the negative terminal. Here is the key. The key is open. There is no current flowing through it, even if it is switched on. There is no current. Now let's measure the EMF of the cell. I have a multimeter with me. Positive, negative. Right now the EMF of a cell you can see is 9.13, 9.1 something, around 9 volt. So this is the EMF of cell. Now as soon as I turn on the current,
टर्न ऑन द करंट मीन्स मैं इसको बंद कर देता हूं, की इज क्लोज्ड, यू कैन सी अ सडन ड्रॉप. नाउ द EMF, द वोल्टेज बिकम्स 7.4 समथिंग. दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. जब करंट नहीं था, व्हेन देयर वाज द ओपन सर्किट, तब जो वोल्टेज थी विच वाज 9 पॉइंट समथिंग, दैट वाज द EMF ऑफ द सेल. जैसे ही मैंने सर्किट को स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हुआ, इंटरनल वोल्टेज में कुछ ड्रॉप आया, and the voltage now becomes 7.4 something. That is the terminal potential difference of the cell. Look once again. Now, right now the current is flowing. The voltage across the cell is 7.42. You can see. As soon as I take out the key, there is no current. The voltage becomes 9 point something. So that is 9 point something is the EMF. जब internal resistance में there is no voltage drop, the voltage is solely across the cell. That is the EMF. जैसे ही internal resistance में करंट ड्रॉप होता है, जैसे ही आप करंट इंटर रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है, आप देखोगे कि ओवरऑल वोल्टेज विच द सेल सप्लाइज रिड्यूसेस. सो दैट इज योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई इंक्रीज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. अगर मैं इस पहले थियोरेटिकली अगर हम इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, दिस इज अ रियोस्टैट. रियोस्टैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर, यू कैन इंक्रीज दिस रेजिस्टेंस. अगर मैं इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूं, जैसे ही इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा, सर्किट का करंट कम हो जाएगा, आई रिड्यूस हो जाएगा. आई रिड्यूस होगा, जब आई रिड्यूस होगा तो आई आर रिड्यूस हो जाएगा, आई इंटू स्मॉल आर, दैट इज द इंटर रेजिस्टेंस. सो आई अगर रिड्यूस होगा तो वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड रिड्यूसेस, सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट इंक्रीज. अभी आप देखिए 7.5 समथिंग है, इसको बढ़ाते हैं. आप देखो वोल्टेज बढ़ती जा रही है ना, यही बोला मैंने. जब आपने रियोस्टैट को बढ़ाया, वोल्टेज इंक्रीज होती जाएगी इसकी. क्यों वोल्टेज इंक्रीज होगी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बढ़ेगा? कैपिटल आर बढ़ा, दैट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. कैपिटल आर बढ़ा तो ओवरऑल सर्किट का करंट रिड्यूस होगा. आई रिड्यूस होगा तो आई आर रिड्यूस होगा. आई आर रिड्यूस होगा तो V बढ़ जाएगा. सो योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज. दिस इज व्हाट आई एम शोइंग. आप इसको कम कर दो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अब कम हो जाएगा. समझ में आ गई बात? क्लियर? सो अब अगेन देखिए, स्विच इसको ऑफ कर देते हैं. जैसे ये ऑन ऑफ किया, 9 पॉइंट समथिंग वापस हो गई. Clear? So this is your demonstration of terminal potential difference and EMF of a cell. Thank you very much. Next, अगर हमें एक रिलेशन इसमें जो बहुत काम आता है, वो है रिलेशन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? प्लीज ध्यान देंगे. सपोज ये मेरे पास EMF था, इंटरनल रेजिस्टेंस था, आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया. EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया. करंट फ्लो हुआ, ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V. सो आप V को IR लिख सकते हो. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? अभी किया था ये हमने, अभी किया था, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ V इज इक्वल टू E माइनस IR, इसका एक्सप्रेशन आता है. तो IR को E माइनस V लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम. तो स्मॉल r को आप E माइनस V बाई कैपिटल I लिख सकते हो, और कैपिटल I कितना होगा? V बाई R. सो इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो रिलेशन हुआ वो हुआ E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R. ये इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन हुआ. मतलब ऐसे किसी सर्किट में अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का बोला हो तो आपको ये रिलेशन यूज करना है. दूसरी बात, एक बात ध्यान से सुनो, अगर आप EMF को और इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग अलग एंटिटी कंसिडर करते हो
दोबारा, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग अलग एंटिटी कंसिडर करते हो अगर, तो करंट होगा ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लोगे। अगर इसको एक ही एंटिटी कंसिडर करते हो तो आप वोल्टेज वी ई नहीं लोगे, वोल्टेज क्या कंसिडर करोगे, वी। अगर इसको मैं एक ही कंसिडर करता हूं तो करंट क्या होगा, वी बाय कैपिटल आर। करंट होगा V बाय कैपिटल आर। अगर इन दोनों को मैं एक ही मानता हूं, अगर इन दोनों को एक ही मान रहा हूं तो वोल्टेज क्या मानूंगा, V। तो V इज इक्वल टू आई आर। E इज इक्वल टू आई आर नहीं लगेगा, E क्या हो जाएगा, I इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आप हमेशा अलग अलग कंसिडर करके करो, कभी न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे सपोज डिस्चार्जिंग के तो केस सिंपल है कि आपको वोल्टेज देगा, बैटरी देगा, करंट निकालना होगा। जैसे आपको बोल दिया कि एक 10 वोल्ट का रेजिस्टेंस वो है ईएमएफ और साथ में 1 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस है और आपने एक 14 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो इस सर्किट का करंट कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। 14 प्लस 1, आंसर आ गया 10/15, माने 2/3 एम्पियर। सपोज इसी क्वेश्चन में बोला हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल निकालो। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, सेल करंट सप्लाई कर रहा है तो सेल हो रहा है डिस्चार्ज। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या यूज करोगे, E माइनस आई आर। ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट, I कितना है 2/3, R कितना है 1, आंसर आ गया 10 माइनस 2/3 मतलब 28/3 वोल्ट। ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गई बात, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं, ध्यान देना। सपोज करो मेरे को बोला एक सेल है, मुझे एक क्वेश्चन दिया, मुझे बोला, ध्यान से सुनना, अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड across a cell with a key in series। मतलब एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया की के साथ। when key is open, when key is open, एक काम करो, रुको 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 रुको, मैं सर्किट थोड़ा बदलता हूं। अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल एंड अ रेजिस्टर एज शोन इन फिगर। ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर आपने कनेक्ट कर दिया। एक की के साथ एक रेजिस्टर भी लगा दिया। ये है 10 वोल्ट कॉमा R ओम्स, ये है 10 ओम्स। कंसिडरिंग वोल्टमीटर टू बी आइडियल, मतलब इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करनी। अच्छा, ये पता है 10th में शायद आपने पढ़ा होगा, खैर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। पता है ना आपको ये? क्या बोला मैंने, दोबारा मैंने बोला आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर ये होता है 0। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर ये होता है इनफाइनाइट। नाउ ये एक आइडियल वोल्ट मीटर है, इट रीड्स ये भी नहीं दिया हुआ, ईएमएफ नहीं पता, इट रीड्स 2 वोल्ट
when key is open and 1.5 volt when key is closed. Find EMF, internal resistance of a cell. इस सेल का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है. अब जब की ओपन होगी तो नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. जब की ओपन होगी तो नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. सो व्हेन की इज ओपन, then no current is drawn from cell, then the voltage across cell is EMF of cell. होगा कि नहीं? वोल्टेज सेल का क्या हो जाएगा? EMF हो जाएगा. वोल्टेज सेल का EMF होने का मतलब आपके पास EMF की वैल्यू कितनी हो गई? 2 वोल्ट. क्या ये बात समझ में आ गई? EMF ऑफ सेल कितना हो गया? 2 वोल्ट. ऑनलाइन सबको ये बात क्लियर है? और जब आपने क्लोज किया, व्हेन की इज क्लोज्ड, देन करंट फ्लोज, then voltage is terminal potential difference. मतलब V की वैल्यू हो गई 1.5 वोल्ट. क्या ये दो बातें समझ में आती हैं? सो जबकि ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जो वोल्टेज है वो क्या है? EMF. और जबकि क्लोज्ड है, करंट फ्लो कर रहा है, तब जो EMF होगी वो क्या होगी? तब जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1.5, EMF कितना हो गया? 2 वोल्ट. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब आपको इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है. पहली अप्रोच आप लगा सकते हो R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R. अभी फॉर्मूला बताया मैंने 2 मिनट पहले. स्मॉल r किसके बराबर? E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R. अप्लाई कीजिए. E कितना? 2, V कितना? 1.5 अपॉन 1.5 इंटू कैपिटल R 10 ओम्स. कितना हुआ? 0.5. दिस आंसर आया 10/3 ओम्स. बात समझ में आई? बाई चांस आप ऐसा नहीं करते, एग्जाम आया, आप एंजाइटी में थे, आप फॉर्मूला भूल गए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो लगा ही सकते हो. बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे? करंट कितना हो जाता है? करंट हो जाता है वोल्टेज अपॉन कैपिटल आर. कौन सा वोल्टेज? कौन सा वोल्टेज? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन कैपिटल आर. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5, कैपिटल आर है 10. करंट हो गया 0.15 एम्पियर. ऑल्सो करंट का एक एक्सप्रेशन आप क्या लगा सकते हो? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. तो V कितना? 1.5, E कितना? 2, I की वैल्यू 0.15, R की वैल्यू आपको निकालना है. R सॉल्व करोगे 10/3 आ जाएगा. आप चाहते इसमें एक और चीज कर सकते थे, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R. उससे भी निकल जाता. आप एक और मेथड लगा सकते हो. आप I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R लगा सकते हो. I पता है, E पता है, कैपिटल R पता है, स्मॉल r निकल जाएगा. आप ये भी लगा सकते हो, आपकी कॉल है. जो आपको मेथड अच्छा लगे लगाओ, बट लॉजिक और कॉन्सेप्ट, वैल्यूज आप पे ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू कौन सी है. समझ में आ गई अप्रोच? मुश्किल तो नहीं लगा? अब हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करेंगे. पहले फटाफट लिख लीजिए, इसको ग्रुप करते हैं सेल्स को. नेक्स्ट, अगर हम सेल्स को ग्रुप कर दें मतलब सीरीज में कनेक्ट कर दें या पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो कैसा इफेक्ट आएगा? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में पहला है सीरीज ग्रुपिंग. सीरीज ग्रुपिंग का मतलब आप सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दो. सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब एक सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर चौथा सेल, वन आफ्टर द अदर. सो सीरीज ग्रुपिंग वही हो गई जो नॉर्मल हमारी सीरीज ग्रुपिंग थी. इसमें क्या होगा? सेल्स आर कनेक्टेड
वन आफ्टर द अनदर। इसमें हम करते क्या है, इसमें दो चीजें निकालते हैं जब हम ग्रुपिंग करते हैं, एक इफेक्टिव ईएमएफ और एक इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। टू फाइंड इफेक्टिव ईएमएफ we add the EMFs of individual cells taking into consideration polarity of cells, मतलब that is cells which supply current in same direction gets added up, and cells which supply current in opposite direction gets subtracted। कहने का मतलब यह है कि आपके पास ये सेल्स हैं, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये E1 EMF, ये E2 EMF, ये E3 EMF, ये R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R2 इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R3 इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आप जब इनका इफेक्टिव बनाओगे, ये आपने बना दिया E इफेक्टिव, ये बना दिया R इफेक्टिव। तो जो E इफेक्टिव है, मैंने बोला जो सेम डायरेक्शन में है उनकी EMFs क्या हो जाएंगी, ऐड, जो ऑपोजिट में है उनकी EMF क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट। सो E1 E2 ऐड हो गए, E3 सब्ट्रैक्ट, तो E इफेक्टिव कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस E3। बाय चांस आंसर नेगेटिव आ जाता है तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अभी एग्जांपल में समझाता हूं। दूसरी बात, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कर लेते हैं, फिर एग्जांपल देता हूं। टू फाइंड इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस वी नेग्लेक्ट सेल्स, neglect EMFs and simply apply combination of resistors। अगर मैं इन सेल्स को भी भूल जाता हूं, अगर मैं इन सेल्स को भूल जाता हूं तो क्या होगा, तीनों के तीनों किस में हो गए, आर सीरीज में। सो आर इफेक्टिव कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेल है, ये एक सेल है, 10 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम्स। एक सेल है 5 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम्स। इनका जो इफेक्टिव बनेगा वो होगा 15 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी 4 ओम्स। ऐड हो गए क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं, तो ऐड हो गए, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऐड। इसी तरह से सपोज सेल्स ऐसे होते, एक सेल इंटरनल वोल्टेज है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम्स, दूसरा सेल ऑपोजिट पोलैरिटी में है, वोल्टेज 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम्स। इसका जो इफेक्टिव बनेगा बड़े में से छोटा माइनस और पोलैरिटी बड़े वाले की, सो ये होगा 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम्स। इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड ही होगी, इसकी पोलैरिटी से फर्क नहीं पड़ता। सपोज आपके पास एग्जाम्पल एक और, एक सेल ऐसे, एक सेल ऐसे, एक सेल ऐसे, ये है 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। अब आप क्या करोगे, 5 और 3 सेम पोलैरिटी में, तो क्या होगा, एड अप, और 2 क्या है, ऑपोजिट पोलैरिटी में, वो सब्ट्रैक्ट। 8 में 2 माइनस कितना हुआ, 6, तो ये आ गया 6 वोल्ट
और इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड होके हो गई 3 ओम्स। ठीक, इसी तरह से सपोज आपके पास है 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम। अब क्या होगा, 5 और 2 ऐड हुए, 10 के साथ सब्ट्रैक्ट होंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा। मतलब अब डोमिनेटिंग बैटरी कौन सी हो गई, 10 वोल्ट वाली। तो ओवरऑल जो बनेगा वो इस तरफ पोलैरिटी बन जाएगी। 10 में से ये 2 माइनस होके हो गया 3 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस एडअप होके 4 5 6 7 ओम्स। समझ में आ गया, क्लियर। न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड कैसे बनते हैं। सपोज आपको बोला एक बैटरी है 10 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम्स, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया 10 ओम्स का, एक और बैटरी कनेक्ट की इस तरह से, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, 5 ओम वोल्ट की बैटरी। कहता है इस सर्किट का करंट निकालो और दोनों बैटरीज के, आपको बोला कैलकुलेट करंट इन सर्किट एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ द सेल्स। दोनों सेल्स का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और सर्किट का करंट निकालना है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले देखोगे कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि एक से करंट जाएगा दूसरे में पास होगा। अब सीरीज में दोनों की पोलैरिटी करंट की सेम है, ये भी करंट कैसे देगी, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला भी करंट कैसे देगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो ये करंट आएगा I, करंट दोनों का सेम पोलैरिटी में। अब आप क्या करोगे, दोनों करंट सेम पोलैरिटी में दे रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, E इफेक्टिव निकाल लोगे। दोनों सेल्स का इफेक्टिव हो गया 15 वोल्ट। दोनों सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस R इफेक्टिव वो कितना हुआ, 2 + 1 3 ओम्स। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने 10 ओम लगाया, करंट कितना हो गया, E अपॉन R प्लस कैपिटल R। टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज कितना होगा। बेसिकली ये सर्किट ऐसा बन गया ना, इन दो सेल्स की जगह आपके पास एक सेल आ गया, E इफेक्टिव, R इफेक्टिव, और एक हो गया कैपिटल R विच इज 10 ओम्स। सो इस सर्किट में करंट क्या होगा, टोटल वोल्टेज EMF, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सो ये हो गया 15 अपॉन 10 + 3, आंसर आ गया 15/13 एम्पियर। यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, दूसरी चीज आपको निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल। अब मुझे बताओ 10 वोल्ट के पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, तो 10 वोल्ट क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। 5 वोल्ट के पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, तो 5 वोल्ट भी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। सिंस बोथ cells are getting discharged, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 बोल दी, इसकी V2 बोल दी, तो V1 कितना होगा, E माइनस I इंटू R। हाँ कि ना, 130 में से 30 गया, कितना बचा, 100/13 वोल्ट। ये पहले वाले का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सेकेंड वाले का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 5 माइनस 15/13 इंटू 1। 13 पंजे 65, 65 में 15 गए 50, 50/13 वोल्ट। समझ में आया, क्लियर है। दोनों के पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, नेगेटिव में घुस रहा है, तो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज। जब दोनों डिस्चार्ज होंगे तो दोनों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E माइनस IR। बाय चांस सिचुएशन ऐसी होती, टेन वोल्ट 2 ओम्स, 5 वोल्ट 1 ओम्स, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम्स, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम्स। नाउ इस सर्किट में अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस सर्किट में क्या हो रहा है, एक 10 वोल्ट वाला बैटरी दे रहा है करंट, वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, 5 वोल्ट वाला क्लॉकवाइज सेंस में दे रहा है, हां कि ना। बड़ी बैटरी कौन सी है, 10 वोल्ट, तो ज्यादा इफेक्ट किसका मिलेगा, 10 वोल्ट का।
तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब इस सर्किट को अगर मैं ई इफेक्टिव बनाऊं तो ई इफेक्टिव क्या हो जाएगा, दोनों के करंट्स उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो करंट के ईएमएफ कितना हो जाएगा 10 - 5 दैट इज 5 वोल्ट। इफेक्टिव ईएमएफ हो गई 5 वोल्ट। आर इफेक्टिव कितना होगा, सीरीज में है दोनों, फर्क नहीं पड़ता पोलैरिटी कैसी भी हो, ये 2 और ये 1, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो गई 3 ओम्स, नो प्रॉब्लम। इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई 3 ओम्स। मतलब अब ये सर्किट ऐसा बन गया, बड़े में से छोटा माइनस पोलैरिटी बड़े वाले की, तो ये 5 वोल्ट हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम्स हुआ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम्स हुआ। अब करंट कितना होगा, ईएमएफ ई इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर इफेक्टिव प्लस कैपिटल आर, मतलब 5/10 + 3 5/13 एम्पियर। अब ध्यान दो, जो 10 वोल्ट वाला है उसके लिए डिस्चार्जिंग हो रही है, और जो 5 वोल्ट वाला है उसके पॉजिटिव में करंट एंटर हो रहा है, तो 5 वोल्ट वाले के लिए क्या हो रही है, चार्जिंग। सो 10 वोल्ट बैटरी या सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज्ड। जो डिस्चार्ज हो रही है, अगर V वोल्टेज इसके अक्रॉस है V1, सो उसका V1 कितना होगा, E माइनस IR। E कितना है 10 माइनस I की वैल्यू 5/13 और R की वैल्यू 2 ओम्स, 130 माइनस 10 120/13 वोल्ट। जो 5 वोल्ट वाली बैटरी है उसके पॉजिटिव में करंट एंटर हो रहा है, तो 5 वोल्ट बैटरी is getting charged। अगर वो चार्ज हो रही है तो उसके अक्रॉस अगर V2 वोल्टेज है तो V2 कितना होगा, E प्लस IR। इसका EMF कितना हो गया 5, I की वैल्यू 5/13 और R की वैल्यू इसकी कितनी है 1 ओम। 13 × 5 = 65, 65 और 6 70, 70/13 वोल्ट। समझ में आ गया लॉजिक, चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी लगेगी, कंसेप्ट क्लियर। सो जब सीरीज होता है तो ईएमएफ्स क्या हो जाती हैं, एड अप। कब ऐड होंगी, अगर वो सेम डायरेक्शन में करंट सपोर्ट कर रही है, उल्टी डायरेक्शन में करंट दे रही है तो वोल्टेजेस क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस हर हालत में क्या होगी, एड अप। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सिचुएशन होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसी सिचुएशन है, नोबडी राइट्स, पहले ध्यान से देखोगे। E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। डंडे बनाने का मतलब एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्शन है, तभी पैरेलल होंगे, अगर ये दो डंडे नहीं होंगे तो ये सीरीज ही हो गए ना। अभी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब ध्यान देना, मान लिया फर्स्ट वाले ने I1 करंट सप्लाई किया, सेकंड वाले ने I2 सप्लाई किया, दोनों का करंट मिल गया, टोटल करंट I चला गया, तो आप लिख सकते हो I = I1 + I2। टोटल करंट जो हुआ वो इन दोनों का सम जुड़ के इधर आया कि नहीं आया, और जितना करंट सेल से निकलता है उतना वापस भी आएगा। I1 इधर आया, I2 इधर चला गया। ड्रॉप क्या बनेगा, पहले तो V, वोल्टेज दोनों की सेम होगी, सिंस बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। होगा कि नहीं, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो V = E - IR लगाऊं तो V = E1 - I1 R1, तो इधर से I1 कितना हुआ, E1 - V/R1। इसी तरह से V = E2 - I2 R2, यहां से I2 कितना हुआ, E2 - V/R2। मानते हो बात। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है,
इफेक्टिव का मतलब वो जो इन दोनों का इफेक्ट शो करे। अगर मैंने ई को मान लिया ई इफेक्टिव, आर को मान लिया आर इफेक्टिव, सेम करंट देना चाहिए जो ये दोनों मिलके दे रहे हैं, सेम वोल्टेज होनी चाहिए जो ये दोनों की मिलके है। यस और नो? इफेक्टिव का यही मतलब हुआ। तो इसके लिए अगर मैं लगाता हूं V इज इक्वल टू ई इफेक्टिव माइनस आई इंटू आर इफेक्टिव, तो इधर से I कितना हुआ? ई इफेक्टिव माइनस V बाय आर इफेक्टिव। 3 इक्वेशंस क्लियर है? तीनों में मैंने V सेम क्यों लिया? क्योंकि ये दो तो पैरेलल में थे। जो इफेक्टिव सेल होगा वो वही इफेक्ट शो करेगा जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं। ये जो दोनों मिलके V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, तो इसको भी कितना देना पड़ेगा? V। ये दोनों मिलके सर्किट में I करंट दे रहे हैं, तो इस अकेले को कितना करंट देना पड़ेगा? I। ठीक इसी तरह से R इफेक्टिव के लिए टू फाइंड इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, internal resistance, neglect cells, then two internal resistances are in parallel। सेल्स को अगर मैं भूल जाऊं तो जो दोनों इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं वो किस में हो गई? पैरेलल में। वो दोनों इंटरनल रेजिस्टेंसेस किस में हो गई? पैरेलल में। अगर दोनों ये पैरेलल में हो गई तो आप लिख सकते हो 1 बाय आर इफेक्टिव इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, माने आर इफेक्टिव कितना हुआ? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। नंबर 4। ये 4 इक्वेशंस क्लियर है सबको? ये 4 इक्वेशंस क्लियर है? अब I की वैल्यू I1 प्लस I2 के बराबर है। यूजिंग 1, 2 एंड 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ये I1, ये I2 और I तीनों सब्सटीट्यूट कर दो। I की वैल्यू E इफेक्टिव माइनस V बाय R इफेक्टिव, I1 की वैल्यू E1 माइनस V बाय R1, I2 की वैल्यू E2 माइनस V बाय R2। लिख सकते हैं? सेपरेट कीजिए। E इफेक्टिव बाय R इफेक्टिव माइनस V बाय R इफेक्टिव इज E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। लिख सकता हूं? राइट साइड पे रीअरेंजमेंट, E इफेक्टिव बाय R इफेक्टिव माइनस V बाय R इफेक्टिव इज E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 कितना है? 1 बाय R इफेक्टिव। 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 कितना है? 1 बाय R इफेक्टिव। तो ये कितना हुआ? V बाय R इफेक्टिव। ये कितना हुआ? V बाय R इफेक्टिव। कैंसिल आउट हो गया। V बाय R इफेक्टिव 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 कितना है? 1 बाय R इफेक्टिव। तो ये भी सॉल्व करके कितना हुआ? V बाय R इफेक्टिव। तो आपके पास क्या आया? E इफेक्टिव बाय R इफेक्टिव इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। क्रॉस मल्टीप्लाई, E इफेक्टिव कितना हुआ? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इंटू R इफेक्टिव। R इफेक्टिव की वैल्यू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, E2 R1 अपॉन R1 R2 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कट पिट के आंसर आया E इफेक्टिव का E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। सो R इफेक्टिव का फॉर्मूला कितना आया? वही नॉर्मल पैरेलल वाला फॉर्मूला, R इफेक्टिव का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, और E इफेक्टिव का फॉर्मूला कितना होगा? E इफेक्टिव का फॉर्मूला होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। यहां तक क्लियर? नाउ अगर सेल्स आइडेंटिकल हैं, इफ सेल्स आर
आइडेंटिकल मतलब E1 E2 दोनों E के बराबर है, R1 R2 दोनों R के बराबर है। सब्सटीट्यूट करोगे R इफेक्टिव कितना आ जाएगा R/2, E इफेक्टिव किसके बराबर आएगा E के। मतलब अगर सेल्स आइडेंटिकल हैं तो ईएमएफ सेम रहेगी। करके देखो, ER प्लस ER अपॉन 2R, ER प्लस ER कितना हो गया 2ER, 2ER अपॉन 2R, 2R कट गया, क्या बचा E बचा कि नहीं बचा, तो E इफेक्टिव E रहेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास ये बोला 10 वोल्ट 1 ओम, एक और सेल है 10 वोल्ट 1 ओम, तो इनका जो इफेक्टिव बनेगा वो बनेगा 10 वोल्ट 0.5 ओम्स। 1 और 1 पैरेलल में कितना हो गया 0.5। इसी तरह से सपोज आपके पास बोला एक सेल है 10 वोल्ट 1 ओम, एक सेल है 5 वोल्ट 2 ओम्स। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अब फॉर्मूला लगेगा E इफेक्टिव कितना हो गया E1 R2 10 इंटू 2 प्लस E2 R1 5 इंटू 1 अपॉन R1 प्लस R2 1 प्लस 2। आंसर आ गया 25/3 वोल्ट। और R इफेक्टिव इसका कितना होगा 1 और 2 पैरेलल में 2/3 ओम्स। तो ये सर्किट क्या बन जाएगा 25/3 वोल्ट 2/3 ओम्स। सिमिलरली अगर सपोज थोड़ा सा चेंज कर दें, अब हम ये है 10 वोल्ट 2 ओम्स, ये है 5 वोल्ट 1 ओम। अब नोटिस करो एक चीज, मैंने नीचे वाली बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। मतलब अब मैं क्या करूंगा, E1 को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो E2 को मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगा। फॉर्मूला वही लगाऊंगा। मैं क्या करूं, +5 वोल्ट है, अगर इसको मैं उल्टा मान लेता हूं तो मेरा वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। सिमिलर पोलैरिटी, वो फॉर्मूला कब था जब सिमिलर पोलैरिटीज में कनेक्टेड थे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड थे। अभी मेरे पास उल्टा कनेक्शन हो गया, तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा मान लिया। जब इसको उल्टा मानूंगा तो बैटरी +5 की जगह कितनी हो जाएगी -5, और R1 R2 सेम रहेगा। R1 है 2 ओम्स, R2 है 1 ओम्स। फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बस -5 यूज करोगे। सो E इफेक्टिव कितना हो जाएगा E1 R2 10 इंटू 1 प्लस E2 R1 2 इंटू -5। वैल्यू बदल देता हूं, 0 आ रहा है, मतलब इस सर्किट में करंट ही नहीं होगा। वैल्यू इसको 2 वोल्ट ले लेते हैं, तो ये -2 वोल्ट चलेगा। सो E1 R2 प्लस E2 R1 2 इंटू -2 अपॉन R1 प्लस R2। आंसर कितना आया, 10 में 4 गया 6, 6/3 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट इफेक्टिव ईएमएफ आ गई। और R इफेक्टिव कितना होगा, R इफेक्टिव होगा 1 ओम और 2 ओम पैरेलल में, 1 ओम और 2 ओम पैरेलल में 2/3। तो बड़ा बैटरी जो माना उसके रिस्पेक्ट में बनाओगे तो ये आ गया 2 वोल्ट और ये आ गया 2/3 ओम्स। बाई चांस ये नेगेटिव आ जाता, आंसर आ सकता है ना कभी, तो आपने जो पोलैरिटी कंसिडर की है उससे उल्टी पोलैरिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने माना 5 वोल्ट 1 ओम और ये मान लिया 20 वोल्ट 1 ओम। अब मैंने सपोज इसको उल्टा मान के E1 को ले लिया 5 वोल्ट, E2 को ले लिया -20 वोल्ट, R1 है 1 ओम, R2 है 1 ओम। इसको उल्टा करके E2 को मान लिया -20। अब E इफेक्टिव कितना हो जाएगा, E1 R2 तो 5 इंटू 1 प्लस E2 R1 1 इंटू -20 अपॉन R1 प्लस R2 2 ओम्स। कितना आया, 5 - 20 -15/2। -15/2 का मतलब अभी इसका तुम एक्चुअल कैसे बनाते, ऐसे बनाते। अब ऐसे ना बना के आप उल्टा बनाओगे, 15/2 वोल्ट। और R इफेक्टिव कितना हो गया, ½ ओम्स। तो ये तो जैसा मर्जी बना दो, ½ ओम्स। तो ये हो गया इसका सीरीज सर्किट का फॉर्मूला। समझ में आया, पैरेलल में इस तरह से आप अप्लाई करते हो। लॉजिकली क्लियर हुआ, समझ में आया। ये था आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसका होमवर्क
असाइनमेंट बुकलेट खोलो, देने असाइनमेंट बुकलेट में एक छोटी सी प्यारी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा बड़ी है ही नहीं, बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है, मजा आएगा आपको करने में। टॉपिक 3.34, टॉपिक 3.34 न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, बस 25 क्वेश्चन है सिर्फ, 1 से 25 तक ये न्यूमेरिकल्स हैं। फिर टॉपिक 3.33 पे आएंगे, इसके बाद कंसेप्चुअल्स पे, ये भी ज्यादा नहीं है, 10-12 होंगे, हाँ 9-10 क्वेश्चंस हैं। सो ये थोड़े से क्वेश्चंस ये आपको कंप्लीट करने हैं, प्लस जितना मैंने आज बोर्ड पे किया है उसको पहले घर जाके तमीज से करोगे दोबारा। लिखने का लास्ट में टाइम नहीं मिला, पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा, एक एक वर्ड ध्यान से लिखोगे दोबारा, कोई नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में पूछोगे। अगली क्लास इज डेडिकेटेड टू डाउट्स, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।